देखिए है ना, आज जेई मेंस ने है ना सेकेंड शिफ्ट का अपना आंसर की प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ किया है। उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका आंसर सॉल्व करने पे अलग आ रहा है जो एनटीए ने दिया है ना। उनमें से 2 क्वेश्चंस अपन आज डिस्कस करने जा रहे हैं है ना। उसमें पहला क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ द शिफ्ट 4 तारीख का इवनिंग शिफ्ट है ना, 4 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट है, जिसका क्वेश्चन आईडी यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक पार्टिकल है जिसका चार्ज दे रखा है 1.6 माइक्रोकूलम और इसका मास दे रखा है 16 माइक्रोग्राम। ठीक है, इसको अपन ने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है दैट इज 6.28 टेस्ला और किधर प्रोजेक्ट किया, इट इज फायर्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अपने को मालूम है कि अगर किसी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है ना। तो पाथ जो फॉलो होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। और पूछा है कि टाइम रिक्वायर्ड है ना फॉर द पार्टिकल टू रिटर्न टू द ओरिजिनल लोकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब मिनिमम टाइम निकालना है जब वो अपने ओरिजिनल लोकेशन पे आ जाए। ठीक है, तो मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। एनटीए ने इसका आंसर 10 दिया है, अपन सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। ठीक है ना, तो सर्कुलर मोशन होगा तो अपन एक सर्कुलर पाथ बना दिया ये है ना। इसमें बोल रहा है कि पार्टिकल वापस एक चक्कर लगा के वापस यहाँ कितने देर बाद आएगा। ठीक है, तो अपने को मालूम है टाइम पीरियड कितना होता है रोटेशन का है ना, एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई m ओवर क्यूबी। ठीक है ना, इसमें वैल्यू डालते हैं फर्स्ट टाइम तो एक चक्कर लगाने के बाद आएगा, और अगर दूसरी बार तीसरी बार पूछेगा तो इसका मल्टीपल आ जाएगा है ना, इंटीग्रल मल्टीपल। तो वैल्यू डालते हैं तो टाइम जो मिनिमम टाइम आएगा दैट वैल्यू 2 पाई, 2 पाई इज 3.14 m इज 16 माइक्रोग्राम। अपन देख चेक कर सकते हैं 16 माइक्रोग्राम। अपन ऐसा यूनिट में रखेंगे तो 16 माइक्रोग्राम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, ये ग्राम है, ऐसा यूनिट केजी होता है तो 10⁻³ और आ जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, अपॉन क्यू कितना दे रखा है अपन चेक कर लेते हैं है ना। क्यू का जो वैल्यू दे रखा है दैट इज 1.6 माइक्रोकूलम, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम इंटू बी का वैल्यू कितना दे रखा है 6.28 टेस्ला इंटू 6.28। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 3.14 इंटू 2 जो आएगा दिस कम्स आउट टू बी 6.28, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 10⁻⁻⁶ पावर 10⁻⁻⁶ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1.6 है और ये 16 है, दिस कम्स आउट टू बी 10 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, और इसको अगर मैं राउंड ऑफ करके लिखूं ना नियरेस्ट इंटीजर में, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0, अगर अपन इंटीजर फॉर्म में लिखना चाहें तो है ना। वैसे इसका वैल्यू क्या आएगा, दिस कम्स आउट टू बी 0.01 सेकेंड है ना। मोस्ट प्रोबेबली जेई ने जो आंसर दिया उसमें जो गलत क्या हो गया होगा कि उसने यहां पे -3 रिप्लेस करना भूल गया, उन्होंने यूनिट ग्राम में दे रखा हो है ना, जिस कारण से उनका आंसर 10 आ रहा है। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन तो ये था है ना जिसका आंसर जेई ने, एनटीए ने 10 पब्लिश किया है, और जो सॉल्व करने पे बाद आ रहा है वो एग्जैक्ट आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.01 सेकेंड, लेकिन चूंकि क्वेश्चंस में इंटीजर भरना था तो नियरेस्ट इंटीजर विल बी 0। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन अपन चेक करते हैं है ना, जिसका जो शिफ्ट था 7th के मॉर्निंग शिफ्ट का था और जिसका क्वेश्चन आईडी यहां पे दे रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाइड्रोजन लाइक आयन है। ठीक है ना, उसमें एनर्जी डिफरेंस दे रखा है सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी, ठीक है, और ग्राउंड स्टेट का है ना, इसके बीच का एनर्जी डिफरेंस दे रखा है 108.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने को इसका एटॉमिक नंबर ऑफ द आयन निकालना है। ठीक है, तो अपने को मालूम है एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्या होगा है ना। अच्छा, इसमें एनटीए ने जो दे रखा है आंसर वो 2 दे रखा है, मतलब n इक्वल्स टू 2, और हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा आंसर आता है लिथियम +2 दैट इज n इक्वल्स टू 3। अपन चेक कर लेते हैं, z इक्वल्स टू 3 आ जाता है, अपन चेक कर लेते हैं ना। तो अपने को मालूम है डेल्टा E जो आता है, एनर्जी जो रिलीज होता है दैट इज इक्वल्स टू, एनर्जी रिलीज इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू z स्क्वायर टाइम्स 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है ना, ये मेरा एनर्जी डिफरेंस आता है। अब वैल्यूज डालते हैं जो बोल रखे हैं, एनर्जी रिलीज इज 108.8, तो 108.8 दिस इज इक्वल्स टू 13.6 इंटू जेड, अपने को जेड नहीं पता है ना, अपने को जेड नहीं पता है तो अपन जेड कैलकुलेट करेंगे अभी है ना, जेड स्क्वायर 1/n1 है ना। इसमें क्या बोल रखा है, ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट का मतलब होता है n इक्वल्स टू 3,
तो 3 से 1 में आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से सॉल्व करते हैं तो 108.8 है ना, 108.8 इज इक्वल्स टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 8/9, ठीक है ना, इंटू 8/9। इसको जब सॉल्व करेंगे है ना, तो z का जो वैल्यू आ रहा है z इक्वल्स टू 3 है ना, आराम से सॉल्व करके देख सकते हैं। 13.6 इंटू 8 जो आता है डेट इज 108.8, तो z स्क्वायर और 9 आपस में कैंसिल आउट होना चाहिए, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर इसका कितना आ जाएगा, 4th ऑप्शन होना चाहिए। एनटीए ने जो दे रखा है वो 2 ऑप्शन दे रखा है सेकेंड, है ना। तो इसमें जो गलती प्रोबेबल हो सकता है वो ये हो सकता है कि उसने सेकेंड एक्साइटेड स्टेट को सेकेंड स्टेट लेकर सॉल्व किया हो, तो वहां से ये 2 का स्क्वायर करके किया हो तो 3/4 आ गया, उस केस में उसने वैल्यूज दे रखा हो, है ना। अपन उसको चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन एरर होगा एनटीए के द्वारा, है ना। इसका आंसर 4 आ जाएगा, है ना। तो इन 2 क्वेश्चंस को अपन ने आज डिस्कस किया, है ना। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेंस अप्रैल 2025 के अंदर 4 क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर कंट्रोवर्शियल है, तो अपन इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर आंसर में करेक्शन है और कुछ क्वेश्चंस जो है वो बोनस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन है 3 अप्रैल 2025 मॉर्निंग शिफ्ट का। अब इसमें देखो अपने को क्या दे रखा है, एक वायर है जिसकी लेंथ अपने को दे रखी है 25 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 5 mm स्क्वायर, रजिस्टिविटी की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 ओम, और ये दे रखा है ओम इंटू मीटर इज बेंट इंटू द कंप्लीट सर्कल, द रेजिस्टेंस बिटवीन डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स विल बी। अब इसमें देखो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, तो हमें इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो हम पहले क्या करते हैं कि इस वायर के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये वायर दे रखा है, इसमें अपने को लेंथ दे रखी है और यहाँ पर अपने को एरिया की वैल्यू भी गिवन है, सिलेंड्रिकल वायर है, तो हम यहाँ से इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। रेजिस्टेंस आर की वैल्यू अपने को पता है कितनी होगी, ρl डिवाइडेड बाय ए। हमें रेजिस्टिविटी रो गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया रख दिया हमने, तो ये 10 ओम, ये इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। 10 ओम अगर इसमें रेजिस्टेंस है तो इसको अपने सर्कल में बैंड कर दिया और डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम इस वायर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऊपर वाला वायर, एक नीचे वायर। टोटल रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है तो ऊपर वाला का लेंथ हाफ होगा, नीचे वाले का भी लेंथ हाफ होगा, तो ये वाले वायर का रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम और ये वाले वायर का भी रेजिस्टेंस हो गया 5 ओम। ये दोनों आपस में कौन से कॉम्बिनेशन में बन गए, पैरेलल के अंदर। और अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है तो 5 और 5 पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2.5। अब इसमें देखें कि अपने को जो आंसर दे रखे हैं उसके अंदर 2.5 कहीं है ही नहीं। अब इसमें जो आंसर अपने को दे रखे हैं उसमें 2.5 कहीं पे भी नहीं है और इसमें अपने को ये ऑप्शन जो है वो सिंगल करेक्ट दे रखे हैं। आंसर अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो ये होना चाहिए बोनस। एनटीए ने इसका आंसर 4 दिया है तो इसको चैलेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बोनस होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें अपन देखें कि अपने को क्या दे रखा है, एक बैटरी दे रखी है 12 वोल्ट और इससे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 150.4 ओम। यहाँ एक एमीटर है, एमीटर का खुद का भी रेजिस्टेंस दे रखा है, एमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 240 ओम और इसको शंट किया 10 ओम से एमीटर के पैरेलल में 10 ओम रेजिस्टेंस अपन ने कनेक्ट कर दिया। हमें इसमें पूछा है कि एमीटर की रीडिंग कितनी होगी। अब देखो एमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, तो एमीटर का अगर अपने को रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस इसका अपने को दे रखा है एमीटर का 240 ओम, एमीटर के पैरेलल में 10 ओम है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 240 और 10 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 240 × 10 डिवाइडेड बाय 240 + 10। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी ये 9.6 ओम आएगा। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9.6 हो गया, ये 150.4। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये रेजिस्टेंस अपने पास आ जाएगा 160 ओम। टोटल रेजिस्टेंस अगर 160 ओम हो गया तो इस बैटरी से करंट निकाल लेते हैं। करंट की वैल्यू जो होगी आई, ये बन जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 160, यानी कि ये आ जाएगा 1/8 एम्पियर। अब लेकिन अपने को कैलकुलेट करना था कि एमीटर में से पास होने वाला करंट कितना है, तो टोटल करंट अगर इसमें से आई पास हो रहा है तो इसमें से करंट कितना गया, I1। पैरेलल में अपने को पता है कि करंट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है,
तो I1 इक्वल टू कितना होगा, I1 इक्वल टू होगा R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू I। यहाँ पर अपन सब्सटीट्यूट कर देते हैं। R2 की वैल्यू अपने को इसमें दे रखी है 10, R1 प्लस R2 हो जाएगा 250 और I की वैल्यू आ जाएगी इसमें 1/8। जब अपन इसमें कैलकुलेट कर दें ये सारी वैल्यू रख के तो अपना आंसर जो आता है वो 5 एम्पियर आता है। अब इसमें देखें कि जेई में इसने इसका आंसर क्या दिया है, जेई इसमें एनटीए ने जो आंसर दिया है वो 125 दिया है और जबकि करेक्ट आंसर है 5, तो इसको चैलेंज कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जो जेई मेन का एग्ज़ाम हुआ है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जिन क्वेश्चंस को लेकर कुछ एम्बिग्विटी है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 2 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का, 2 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना। तुम्हें एक कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, साथ में क्या कह रखा है कि फॉर द रिएक्शन A gives B the following graph was obtained, the time required in seconds for the concentration of A to reduce to 2.5 ग्राम पर लीटर और इनिशियल कंसंट्रेशन 50 ग्राम पर लीटर है। ये कह रहा है कि 50 ग्राम पर लीटर से 2.5 ग्राम पर लीटर अगर कंसंट्रेशन हो जाए, मतलब ये C0 दे रखा है और ये CT दे रखा है, तो कितने टाइम में हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हें पता है कि केमिकल काइनेटिक्स में अगर हमें ऐसा करना है तो हमें सबसे पहले ऑर्डर पता होना चाहिए कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, कि वो रिएक्शन 0 ऑर्डर का है कि फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर हमें ऑर्डर पता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उस ऑर्डर को पता करने के लिए बच्चों इसने क्या दे रखा है, उसने हमें कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा है? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में है और टाइम सेकंड में है। जरा ध्यान से देखना, ग्राफ देखकर लग रहा है कि या तो ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा, सेकंड ऑर्डर का होगा, 0 ऑर्डर का तो नहीं दिख रहा है ना। लेकिन एम्बिग्विटी क्या है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? ध्यान से देखो, यहाँ पर जो इक्वल टाइम है, जैसे मैंने ये येलो लाइन से शो किया है, ये जो 50 से लेकर 40 कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, 10 ग्राम पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। कितने टाइम में? यहाँ पर 5 सेकेंड में। और अगले 5 सेकेंड में फिर वापस से 10 ग्राम पर लीटर कम हो रहा है, यानी इक्वल टाइम में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। और इक्वल टाइम में इक्वल कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया? रेट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? 0 ऑर्डर। तो बच्चों शुरू का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो ये 0 ऑर्डर बता रहा है, लेकिन ये 2 डेटा मैंने लिए, एक 5 to 15 लिया और एक 15 से 25 लिया। जरा ध्यान से देखो, जब मैं 5 से 15 ले रहा हूं, ये 5 पर कौन सा है? 40 है और 15 पर क्या है बच्चों? 15 पर 20 है। तो जरा ध्यान से देखना, मैंने लिखा फर्स्ट ऑर्डर के लिए K1 इंटू टी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है? K1 इंटू टी इज इक्वल टू ln C0 बाय CT। तो अगर मैंने ये वैल्यूज को रखा यहां पर 5 to 15, 15 to 25, तो मेरे पास फिर से K1 इक्वल टू K2 मैच कर गया। ध्यान से देखो, यहां पर K1 ln2 बाय 10 आया और K2 भी कितना आया? ln2 बाय 10। इसका मतलब आगे के डेटा से तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन अगर इनिशियल डेटा लेते तो क्या होता है? 0 ऑर्डर। और जो जेई मेन ने आंसर दिया बच्चों, वो इसको फर्स्ट ऑर्डर कंसीडर करके दिया है। उसने इस डेटा से इसको क्या माना? फर्स्ट ऑर्डर। और उसने सॉल्व किया, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? ध्यान से देखो, C0 दे रखा है उसने कितना? 50 ग्राम पर लीटर। CT कितना दे रखा है? 2.5 ग्राम पर लीटर। और हमारे पास क्या होता है? देखो बच्चों, K1 इंटू टी या K इंटू टी इज इक्वल टू ln C0 बाय CT। ठीक है, हम ये K की वैल्यू रख लेंगे, यहाँ पे जो K1 है यहां रख लेंगे। टाइम कैलकुलेट करना है, हमें C0 पता है, CT पता है, तो फर्स्ट ऑर्डर मानकर ही इसका क्वेश्चन जेई मेन ने दे रखा है। आई थिंक ये बोनस होना चाहिए, क्योंकि यहां पर इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। इस ग्राफ में इनिशियल पैरामीटर हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि ये 0 ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, लेकिन बाद का जो डेटा है वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करना चाहिए। तो हमारे अकॉर्डिंग तो बच्चों ये बोनस होना चाहिए, लेकिन जेई मेन ने इसको जो कंसीडर किया है फर्स्ट ऑर्डर, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर मैच कर रहा है 43। ठीक है बच्चों, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम का है, पीएच से रिलेटेड है, और ये 4 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में आया है। ये आया है 4 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट में। इसमें क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। इसमें बच्चों क्या दे रखा है तुम्हें? एक 0.01 मोलर एक वीक एसिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। ध्यान से समझना,
तुम्हें पता है कि अगर एक वीक एसिड है HX और इसका आयनाइजेशन होता है तो इसका एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है Ka, इसका एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। और बच्चों ध्यान से देखो, इसने एक डिसोसिएशन कांस्टेंट भी दे रखा है, ये दे रखा है 4 × 10⁻⁻10, ठीक है। और साथ में इसने pH का वैल्यू भी दे रखा है 5। इसका मतलब इसने H+ का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻5 मोलर दे रखा है। गॉट इट? समझ में आ गया ये? अब ध्यान से देखो, इसने इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, इसने हमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, इसने हमें Ka भी दे दिया है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करता हूं 0.01 - x और ये x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। इसने x का वैल्यू तो दे दिया ना मुझे, कितना दे दिया 10⁻⁻5 और ये कितना दे दिया 10⁻⁻5, क्योंकि उसने pH कितना दे दिया बच्चों 5, तो मेरे पास H+ कितना आ गया 10⁻⁻5। अब यहां देखो 0.01 - 10⁻⁻5, 10⁻⁻2 के कंपैरिजन में 10⁻⁻5 को हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं Ka का वैल्यू कैलकुलेट करता हूं जो कि होता है H+ मल्टीप्लाइड बाय x- डिवाइडेड बाय HX, ये कितना हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻5 × 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 0.01। मैंने इसके कंपैरिजन में इसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो Ka का वैल्यू कितना आ रहा है 10⁻⁸। लेकिन उसने ऑलरेडी Ka का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है 4 × 10⁻⁻10। दैट मीन्स यहां पर भी डेटा का प्रॉब्लम है, डेटा एक्सेस में दिया हुआ है। Ka का वैल्यू जो उसने pH 5 दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए 10⁻⁸, लेकिन उसने क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4 × 10⁻10। अगर हम इस डेटा को सॉल्व करके चलते हैं आगे, हम इस डेटा के अकॉर्डिंग आगे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारा NTA का आंसर 25 मैच नहीं करता है। तो बच्चों यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम की वजह से हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन भी बोनस होना चाहिए। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, जेई मेंस के अप्रैल सेशन के 8 अप्रैल के इवनिंग सेशन के क्वेश्चन को अपन देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर इन्वॉल्व इन sp3d2 हाइब्रिडेशन। मतलब अपने को sp3d2 हाइब्रिडेशन वाली स्पीसीज सेलेक्ट करनी है। अपने को ये स्पीसीज दी गई हैं। अपन पहली स्पीसीज की बात करें CONH3 की, इसमें कोबाल्ट +3 में है और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये D6 सिस्टम है। D6 सिस्टम जब होगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो D2sp3 हाइब्रिडेशन होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। SF6 की बात करें तो SF6 में अपन बात करें तो SF6 में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, इसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन ही होगी, आउटर डी ऑर्बिटल यूज होगा। CrF6 की अपन बात करें तो इसमें क्रोमियम +3 में है और ये D3 सिस्टम है। D3 जब सिस्टम है तो हर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट नंबर 6 में ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो D2sp3 ही बनाएगा। अपन बात करें COF6 की तो इसमें कोबाल्ट +3 है और F- वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें हाइब्रिडेशन होगी sp3d2। वैसे भी अपने को मालूम है कोबाल्ट +3 के कोऑर्डिनेट नंबर 6 में सारे कॉम्प्लेक्स D2sp3 होते हैं, इस कॉम्प्लेक्स छोड़ के और COH2F3 को छोड़ के। नेक्स्ट बात करें MnCN6 की, ये कॉम्प्लेक्स में क्या होगा साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड Mn +3 में है। Mn जब +3 में होगा तो D4 सिस्टम होगा, D4 सिस्टम में ये D2sp3 हाइब्रिडेशन बनाएगा। नेक्स्ट बात करें Mn, इसमें भी +3 में है और ये Cl- वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में D4 सिस्टम में sp3d2 हाइब्रिडेशन होगी। तो अपन टोटल देखें इसमें 6 स्पीसीज में sp3d2 वाला कौन कौन सा होगा, तो एक तो अपने पास SF6 sp3d2 आएगा, एक अपन बात करें COF6 sp3d2 आएगा और MnCl6 sp3d2 आएगा। तो टोटल 6 स्पीसीज में 3 स्पीसीज sp3d2 है, तो 3 स्पीसीज वाला आंसर है 4, तो अपना आंसर आएगा 4। जबकि इसका एंटी ने आंसर 3 दिया है, 3 का मतलब 4 स्पीसीज, तो 4 स्पीसीज नहीं आगे इसका क्या होगा आंसर क्या आएगा 3 स्पीसीज आएगा और आंसर बनेगा 4। तो हेलो एवरीवन, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था
इसमें तुम लोग देख रहे हो कि अपने को मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एलन का आंसर 4949 है, जबकि एनटी ने आंसर दिया 24771। उसका रीज़न क्या आ रहा है, दैट्स वी हैव टू फिगर इट आउट। तो सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट दे आर सेइंग कि आउट ऑफ 40 इफ वी सेलेक्ट 3 नंबर्स तो ऑब्वियसली सैंपल स्पेस इज 40C3, ऑलराइट, ठीक है ना। अब 40C3 के बाद सैंपल स्पेस लेने के बाद इफ यू वांट टू फाइंड द 3 नंबर्स विच आर इन जीपी, तो सबसे पहले जैसे कॉमन रेशियो हम लोगों ने 2 लिया, तो जब हम लोगों ने कॉमन रेशियो 2 लिया तो देयर विल बी 10 पॉसिबिलिटीज। जैसे कॉमन रेशियो 2 लिया, एक पॉसिबिलिटी है 1 2 4, ठीक है। ऐसे अगला 2 4 8 और ऐसे करके लास्ट 10 20 40। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, 10, ठीक है। अब इसके बाद जब r इज इक्वल टू कॉमन रेशियो हम लोगों ने 3 लिया, सिमिलरली काउंट करोगे तो 4 पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है। ऐसे ही जब हम लोग कॉमन रेशियो 4 लेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है। जैसे लिख के देखें 1 4 16, मैं सारे नहीं लिख रहा हूं लेकिन कुछ लिख देता हूं, 2 8 32, ठीक है। 3 कॉमन रेशियो 4 लिया तो 1 4 16 2 8 32, यस। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, 2, क्योंकि अगला जैसे ही लिखेंगे तो 2 12 और 48, और 48 विल बी आउट ऑफ द रेंज, ठीक है। ऐसे ही जब मैं कॉमन रेशियो 5 देखता हूं तो वी आर हैविंग 1 पॉसिबिलिटीज 1 5 एंड 25, ठीक है। और ऐसे ही जब हम लोग r को 6 लेते हैं तो देयर विल बी 1 पॉसिबिलिटी 1 6 36। तो अगर इसको मैं काउंट करूं तो टोटल पॉसिबिलिटीज यहां से 14 20 10 14 16 17 और 18 तो टोटल ये आ गई, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास जो कॉमन रेशियो है वो नॉन इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो देखो जैसे मान लो हमारे पास कॉमन रेशियो होता 3/2, तो जैसे एक पॉसिबिलिटी होती है 4 6 9, तो क्या इसके अलावा भी और पॉसिबिलिटीज बन रही होती है? इसको डबल कर दो, 8 12 18, फिर इसे 3 टाइम्स कर दो, 12 18 36, और इससे 4 टाइम्स कर दो तो 16 24 36। यहां से हमारे पास ऐसे करके क्या 4 पॉसिबिलिटीज आती, ठीक है। ऐसे और कॉमन रेशियो नॉन इंटीजर्स भी हो सकते हैं जिनके लिए और केसेस बनते हैं, और एनटीए ने यही वाले केसेस को नेग्लेक्ट कर दिया, इसलिए पूरे आंसर में उनके और हमारे वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो जैसे मैंने मान लो r को लिया 5/2, तो 5/2 लेने पर हमारे पास 1 पॉसिबिलिटीज आई, दैट इज 4 10 25। अब जैसे इसको मैं डबल करूंगा, बाहर चला गया, 25 से डबल होके 50 बाहर चला गया, क्योंकि 50 अपने उसमें आ ही नहीं रहा इंटरवल में, क्योंकि मैक्सिमम 1 से लेकर हम लोग कहां तक जा सकते हैं, 40 तक, ठीक है। तो ऐसे ही फिर r की वैल्यू 4/3, इस पे तुम लोग चेक करोगे तो यू विल बी हैविंग 2 केसेस, r की वैल्यू 5/3 हो सकती है, r की वैल्यू 6/5 हो सकती है, और r की वैल्यू 5/2 भी हो सकती है। तो यहां से टोटल मिला के हमारे और केसेस बन जाएंगे। पहले हमारे केसेस 18 बन रहे थे और अब बनेंगे 10, तो कुल मिला के हमारे पास 28 केसेस आ जाते हैं। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो हमारे लिए वो प्रोबेबिलिटी 28 डिवाइडेड बाय
40C3, जिससे सिंप्लीफाई करने पर हमारे आंसर में और एलन के मतलब एलन के आंसर में और आगे जो एनटीए के आंसर में गैप आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो जब उसको सॉल्व करोगे तो जो हमारा आंसर रिक्वायर्ड मैंने बताया था वो अपने आप ही मैच कर जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एनटी और हमारे आंसर में वेरिएशन आ रहा है। कैसे? देखो, रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 3 3 तो आना ही था। ठीक है, और साथ साथ मैंने 1 और 2 को और इंक्लूड कर दिया, तो ये तो रिलेशन का पार्ट है ही है। इसके अलावा जो एलिमेंट्स बचे वो 2 1 2 3 1 3 3 1 और 3 2 1 है। अब ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से लिए जाएंगे और कौन से नहीं लिए जाएंगे। अब केस 1, जब मुझे एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स ही लेने होते तो जो दी गई पॉसिबिलिटी है वो सही है, दी गई पॉसिबिलिटी सही है। लेकिन अगर एग्जैक्टली 2 लेने हैं, कितने? एग्जैक्टली 5 लेने हैं। कितने? एग्जैक्टली 5। तो एग्जैक्टली 5 के लिए हम लोग या तो 1 3 को और ले पाएंगे या फिर 3 2 को, तभी वो गिवन कंडीशन को फॉलो करेगा। और कोई इंक्लूड होते ही गड़बड़ हो जाएगी, मतलब सिंगल एलिमेंट, ये 4 तो हैं ही, एक और इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ लेते ही इन दोनों के अलावा वो फॉलो नहीं होगा। अब केस 3, जब एग्जैक्टली 6 एलिमेंट्स हो जाए, यानी ये 4 तो हैं ही हमारे पास, इनके अलावा 2 और चाहिए, यानी एक पेयर चाहिए। तो जैसे एक पेयर हो सकता है 2 3 1 3, चेक कर लो, एक पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट एक और पेयर हो सकता है 1 3 3 2, और एक और हो सकता है 3 1 3 2। तो टोटल पॉसिबिलिटी इफ यू काउंट देम 1 2 यानी 3 4 5 6। आगे बात समझ में, गेटिंग में? तो देयर इज अ वेरिएशन बिकॉज ऑफ इट, ऑलराइट।